आप इस फोटो को देखिए। 2011 का वर्ल्ड कप जीतकर 22 साल के विराट कोहली मानो क्लाउड 9 पर थे, बिल्कुल अपनी मस्ती में। हर मैच के साथ एक नया एक्सपीरियंस, उनके लिए सब कुछ नया था। हर तरह का खाना था, थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन भी था, लेकिन लाइफ वाज गुड, क्रिकेट वाज गुड। बट एक चीज जो नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि इस वक्त पर विराट कोहली दूसरी टीम्स के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं थे, कोई बड़ा थ्रेट नहीं थे। ऑपोजिशन टीम्स के लिए वो बस एक आम बैट्समैन थे। ही वाज जस्ट अनदर प्लेयर इन द टीम। लेकिन अब आप टाइम में थोड़ा आगे आकर इस फोटो को देखिए। 2014 में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाती है, जहां विराट कोहली पहली बार टेस्ट टीम के कैप्टन बनते हैं। और अब चीजें बिल्कुल बदल गई थी। ऑपोजिशन टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए विराट कोहली कोई आम बैट्समैन नहीं थे, बल्कि वो पूरी एक टीम के बराबर थे। इनफैक्ट एक टीम से भी ज्यादा खतरनाक। इस 4 टेस्ट मैच की सीरीज में विराट कोहली ने 4 सेंचुरीज लगाई, 4 सेंचुरीज। और इसी के साथ उन्होंने सबको बता दिया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल करने आए हैं। मैं एक ऑर्डिनरी प्लेयर के तौर पे याद नहीं किया जाना चाहता। लेकिन वेट, ये इतना बड़ा ट्रांजिशन, इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आखिर आई कैसे, जहां विराट कोहली सिर्फ 2 साल के अंदर इंडियन टीम के सबसे मजबूत पिलर बन गए। जहां एक वक्त पर जो एक चबी और फन लविंग बैट्समैन हुआ करता था, वो भी एक बिल्कुल सीरियस, फोकस्ड और एक सुपर ह्यूमन एथलीट जैसा बन गया था। लेकिन आखिर कैसे? ये वीडियो विराट कोहली की इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, जहां विराट कोहली की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। वो लड़का जो दिल्ली के छोले भटूरे खाना पसंद करता था, अब उसने अपनी जिंदगी से हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया था और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, टू बी द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद कैप्टन एमएस धोनी इस बारे में क्लियर थे कि जब तक अगला वर्ल्ड कप आए तब तक इंडियन टीम के यंग टैलेंट का राइज करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अब इंडियन टीम में सीनियर प्लेयर्स की जगह यंग प्लेयर्स को ज्यादा मौके दिए जाने लगे। इसी सोच के साथ विराट कोहली को आने वाली वेस्ट इंडीज सीरीज में उनका टेस्ट डेब्यू दिया गया। अब आपको बता दूं कि इस वक्त तक विराट कोहली 2011 की ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा तो थे ही, इसके अलावा वो खुद को एक प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट के तौर पर भी स्टैब्लिश कर चुके थे, जहां उनके नाम पर अब तक 4 ओडीआई सेंचुरीज आ चुकी थी। और इसीलिए अब सब लोग उनकी टेस्ट डेब्यू के लिए एक्साइटेड थे। 20 जून 2011 को विराट कोहली का वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट डेब्यू होता है, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 और 15 रन बनाए। इस सीरीज के बाकी 2 टेस्ट मैचेस में भी विराट कोहली अपना मार्क नहीं छोड़ पाए। लेकिन फिर जब कुछ महीनों बाद नवंबर में वेस्ट इंडीज टीम वानखेड़े स्टेडियम में एक टेस्ट मैच खेलने आई, तो विराट कोहली के बैट से उनकी पहली टेस्ट हाफ सेंचुरी भी आई। और न केवल एक बल्कि इस मैच की दोनों इनिंग्स में विराट कोहली ने हाफ सेंचुरीज लगाई थी। लेकिन अब विराट कोहली के सामने था उनका अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज। 2011 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई, जहां होने थे 4 टेस्ट मैचेस। ये विराट कोहली का पहला ऑस्ट्रेलियन टूर था और अभी उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या क्या घटने वाला है और वो किस किस तरह की हेडलाइंस का हिस्सा बनेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस टूर पर यूं तो इंडियन टीम के कई सीनियर प्लेयर्स भी खेलने के लिए गए हुए थे, लेकिन मानो हर न्यूज आर्टिकल, हर हेडलाइन, हर डिस्कशन सिर्फ एक ही प्लेयर के बारे में थी, विराट कोहली। टूर के शुरुआती टेस्ट मैच में ही विराट कोहली को पता चल गया था कि ऑस्ट्रेलियंस जब स्टेडियम में मैच देखने आते हैं तो वो कोई आम स्पेक्टेटर्स की तरह नहीं आते, बल्कि वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। चीयर्स और बूस्ट तो दुनिया की हर ऑडियंस करती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्राउड से विराट कोहली को पड़ रही थी गालियां, एक के बाद एक से बढ़कर एक, और एक से गंदी एक गालियां जब विराट कोहली की तरफ आई तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो किस तरह से रिएक्ट करें। और इसीलिए उन्होंने पहले टेस्ट मैच में इस पूरी नॉइज को इग्नोर करने का फैसला करा। वो अनॉय तो हो रहे थे, लेकिन उन्होंने फैसला करा कि वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करेंगे। बाकी ऑडियंस को तो एक प्लेयर क्या ही कह सकता है। लेकिन जब वो पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 11 और 0 रन बनाकर आउट हो गए, तो ऑडियंस की गालियां मानो चीर कर उनके अंदर जाकर लग रही थी। साथ ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी अब कोहली को स्लेज करने लगे थे। ऑस्ट्रेलियंस की वही नॉट सो फ्रेंडली स्लेजिंग जिसको टीम के दूसरे प्लेयर सचिन तेंदुलकर, सहवाग और गंभीर तो एक्सपीरियंस कर चुके थे, लेकिन यंगस्टर विराट कोहली के लिए यह बिल्कुल नया था। कोहली की फ्रस्ट्रेशन और उनका गुस्सा उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि अब ये प्लेयर थोड़ा सा गुस्से में आ गया है। पहला टेस्ट मैच खत्म होता है, ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है और अब आता है दूसरा टेस्ट जो खेला जाना था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। इस टेस्ट के पहले ही दिन कोहली का सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो जाना और पूरी इंडियन टीम का सिर्फ 161 रन पर सिमट जाना। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलियन क्राउड की गालियां और ज्यादा बढ़ गई और जब सेकेंड डे पर विराट कोहली फील्डिंग करने आए तो जिस तरह की गालियां उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्राउड से सुनी, वो शॉक्ड थे। देखो, कोहली इसके पहले भी कई बार स्लेज हुए थे, उन्होंने इसके पहले कई बार गालियां खाई थी और वो खुद तो कोई साधु थे नहीं, वो खुद भी दूसरे प्लेयर्स को खूब गालियां देते थे। लेकिन इस तरह के अब्यूजेस, वो भी ऑडियंस की तरफ से, इस बात ने कोहली को थोड़ा अनसेटल कर दिया था। और जब दूसरे दिन में ऑडियंस की अब्यूजेस चलती रही तो कोहली ने हीट ऑफ द मोमेंट में आकर ऑडियंस को जैसे का तैसा जवाब दिया और पूरी ऑडियंस को मिडिल फिंगर दिखा दी। बस फिर क्या था, अगले दिन हर ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर विराट कोहली की पिक्चर थी जिसमें वो ऑडियंस को मिडिल फिंगर दिखा रहे थे। इसी वजह से अगले दिन मैच रेफरी ने कोहली पर उनकी मैच फीस का 50% फाइन लगा दिया।
इसके बाद तीसरा टेस्ट मैच हुआ और उसमें भी ना तो कोहली और ना ही इंडियन टीम कुछ खास कर पाई। ऑनेस्टली खास तो क्या ही करती, लेकिन इंडियन टीम की परफॉर्मेंस इन मैचेस में इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी कि सेकंड और थर्ड टेस्ट को इंडियन टीम एक इनिंग्स के अंतर से ज्यादा से हारी थी। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइकल क्लार्क एक ट्रिपल सेंचुरी लगा चुके थे और उनके अलावा 3 प्लेयर सेंचुरी बना चुके थे, वहीं इंडियन टीम का अब तक कोई भी बैट्समैन सेंचुरी नहीं बना पाया था। इसी बीच दुनिया भर के क्रिटिक्स विराट कोहली और इंडियन टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। कई तो कह रहे थे कि विराट कोहली अभी इंटरनेशनल स्टेज पर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट संजय मांजरेकर ने तो तीसरे टेस्ट मैच के बाद ये तक ट्वीट कर दिया था कि विराट कोहली को एक बार और खिला लो ताकि सबको ये साफ साफ दिख जाए कि वो इंटरनेशनल स्टेज पर बिलोंग नहीं करते। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में चीजें थोड़ी बदलने वाली थी। सीरीज तो इंडिया हार ही रही थी और अब इस सीरीज को इस पॉइंट पर बचाया भी नहीं जा सकता था, लेकिन मानो सीरीज के एंड होते होते दूर कहीं इंडियन टीम के लिए एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। इस आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है और रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क दोनों ही पहली इनिंग में डबल सेंचुरी लगा देते हैं और इंडिया को 604 रन का टारगेट देते हैं। अब तक ये तो साफ हो गया था कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियन टीम इंडियन टीम से कई ज्यादा बेहतर है और अब इस डिफरेंस को विराट कोहली भी साफ साफ देख पा रहे थे। लेकिन उसके साथ ही ऑस्ट्रेलियंस का एटीट्यूड भी कोहली को खूब चुभ रहा था। न सिर्फ हमें हराना बल्कि हमें नीचा दिखाकर हराना, ये बात किसी को भी फ्रस्ट्रेट कर सकती थी और कोहली को भी ये बात बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इतनी बड़ी लीड होने के बाद भी कॉन्स्टेंटली कोहली को स्लेज कर रहे थे। और अब ये वो पॉइंट आ गया था जहां पर कोहली ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को वापस जवाब देने शुरू करे। जिस भाषा में, जिन जेस्चर्स में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को समझ आता है, विराट कोहली ने उन्हें उसी भाषा में समझाना शुरू करा। जब कोहली बैटिंग करने आए तो वो हर स्लेज, हर हैकल का जवाब दे रहे थे, एक सीधे और हम्बल प्लेयर की तरह, सिर्फ अपने रन से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियंस को जिस तरीके से समझ आए उसी तरीके से। और जब कोहली बैटिंग भी कर रहे थे तो वो टिक कर खेल रहे थे और धीरे धीरे अपनी इनिंग को बिल्ड कर रहे थे। इस वक्त पर ऑलमोस्ट हर कोई कोहली के अगेंस्ट था। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से लेकर इंडियन क्रिटिक्स तक हर कोई कोहली को फेल होता हुआ देखना चाहता था। और कोहली इस बारे में कहते हैं कि वो इस वक्त पर सबसे ज्यादा फोकस थे। वो कहते हैं कि व्हेन माय बैक इज अगेंस्ट द वॉल द ओनली वे इज टू मूव फॉरवर्ड। और कोहली ने इस टेस्ट में वही करा। एक तरफ से इंडियन प्लेयर्स की विकेट गिरे जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक चट्टान की तरह खड़े थे विराट कोहली। और जब एक लंबे इंतजार के बाद विराट कोहली ने अपने 100 रन पूरे करे तो उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था, जहां हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस को आने वाले वक्त के लिए इंडियन टीम का टॉर्च बेयरर दिख गया था। अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी एक टफ सिचुएशन में। विराट कोहली ने मानो इसी के साथ अनाउंस कर दिया था कि वो इंडियन टीम का बदलाव बनेंगे। इस मैच में कोहली 112 रन बनाकर आउट हुए और सीरीज में 300 रन बनाकर इंडियन टीम के लिए लीडिंग रन गेटर बने। इस सीरीज के साथ ही कोहली का क्रिकेट को लेकर पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल गया था। इस सीरीज में कई बार ऐसा भी हुआ कि इंडियन टीम की तरफ से सिर्फ एकमात्र कोहली ही थे जो ऑस्ट्रेलियंस के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग फाइट पुट अप कर रहे थे और बाकी इंडिया की पूरी टीम ऑस्ट्रेलियंस के आगे बिखर गई थी। तो इससे कोहली को यह तो समझ आ गया था कि इस वक्त पर इंडियन टीम की हालत ऑस्ट्रेलियंस के कंपैरेटिवली काफी कमजोर है। अब तो हम कुछ भी कहें, लेकिन उस वक्त पर हमारी टीम ऑस्ट्रेलियंस की टक्कर की नहीं थी, फिर चाहे वो खेलने के तरीके में हो या फिर ट्रेनिंग के तरीके में हो। और इस सीरीज के दौरान ही कोहली को यह भी रियलाइज हुआ कि जब वो बैटिंग करने के लिए वॉक करके जाते थे तो ऑस्ट्रेलियन खेमे में उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं थी, उनकी बैटिंग का खौफ नहीं था। वो चाहते थे कि उनकी बैटिंग और बॉडी लैंग्वेज इस तरह की हो कि जब वो बैटिंग करने जाएं तो दूसरे खेमे में उनके लिए रिस्पेक्ट और डर हो कि अगर हमने इस प्लेयर को आउट नहीं करा तो मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस तरह की रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए कोहली ने अपना पूरा गेम ही बदल दिया और इसी के रिजल्ट्स इस सीरीज के बाद साफ दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टूर 2012 के फरवरी में खत्म हुआ और इसी के बाद कॉमनवेल्थ बैंक ट्राई सीरीज चल गई, जिसमें कुछ ओडीआई मैचेस होने थे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और इस ट्राई सीरीज में कोहली ने श्रीलंका के अगेंस्ट 133 नॉट आउट बनाए और श्रीलंका के बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी। फिर इसी के अगले महीने मार्च 2012 में एशिया कप खेला गया, जिसमें कोहली ने श्रीलंका के अगेंस्ट 108 और पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना करियर बेस्ट 183 रन बना दिए। ये कुछ महीने थे जिसमें विराट कोहली का डोमिनेंस पूरी तरह से छाया हुआ था और कुछ महीने पहले तक जो उन पर कुछ डाउट्स थे अब वो सब मिट गए थे। अब तो लग रहा था कि यही बनेंगे सचिन तेंदुलकर के सक्सेसर। अब जहां सबको लग रहा था कि कोहली एक परफेक्ट फॉर्म में है और उनको अपने गेम के बारे में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, तभी उनकी पर्सनल जर्नी में एक प्रॉब्लम हुई, बड़ी प्रॉब्लम। 2012 का आईपीएल सीजन आ गया था और इस आईपीएल सीजन में मानो कोहली की परफॉर्मेंस गायब हो गई थी। जो प्लेयर इंटरनेशनल स्टेज पर सबसे ज्यादा रन बना रहा था वो प्लेयर आईपीएल के टॉप 10 स्कोरर्स की लिस्ट तक में नहीं था। उन्होंने 16 मैचेस में सिर्फ 2 हाफ सेंचुरीज लगाई और उनकी टीम आरसीबी अब प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। और इसका एक बड़ा रीजन था कोहली का डिस्टर्ब्ड फोकस। पिछले कुछ महीनों में जो कोहली की बैट के साथ सक्सेस आई थी अब वो मानो उनके सर पर सवार होने लगी थी। कोहली खुद कहते हैं कि इन दैट आईपीएल सीजन आई गॉट अ बिट अहेड ऑफ माई सेल्फ। और यहां पर आकर कोहली ने हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया।
कोई भी बड़ी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी कई सारी डिस्ट्रैक्शंस थी। रात भर पार्टीज, दोस्तों के साथ ड्रिंक्स और जैसा मर्जी वैसा खाना। इस सब की वजह से ना तो उनकी बॉडी ट्रेनिंग पर फोकस कर पा रही थी और ना ही उनका दिमाग। और इसका रिजल्ट क्या था? एक डिसअपॉइंटिंग आईपीएल सीजन। जब आरसीबी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और यही फीलिंग जो उन्हें आती थी जब वो अपनी टीम को मैच नहीं जिता पाते थे, ये फीलिंग उन्हें अब अंदर से खाने लगी थी। लेकिन अभी भी उन्हें पता नहीं था कि उन्हें इस चीज को ठीक करने के लिए क्या करना है। लेकिन उनके लिए सर के ऊपर पानी जाने जैसी सिचुएशन हो गई आरसीबी के आखिरी मैच में, जब टीम के हारने के बाद वो अपने रूम में गए और उन्होंने खुद को शर्टलेस मिरर के आगे देखा तो खुद के आउट ऑफ शेप होने से वो बड़ा ही डिस्गस्टेड महसूस करने लगे। अब उन्हें अपनी हर प्रॉब्लम साफ साफ दिख रही थी। उन्हें दिख रहा था कि एक इंटरनेशनल प्लेयर जो क्रिकेट को हाईएस्ट लेवल पर खेलता हो, वो ऐसा तो नहीं दिखना चाहिए। और यहीं से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। अगली सुबह से उनके लिए सब कुछ बदल गया। इसी दिन से उन्होंने जंक फूड बिल्कुल खाना बंद कर दिया। खुद एक बिग टाइम फूडी होने के बावजूद उन्होंने अपनी डाइट को अच्छे से रेगुलेट करना शुरू करा। अपने हर एक्शन में डिसिप्लिन को लाया और अपनी हर एक मूव को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी मूव्स को मॉनिटर करना शुरू करा और जो एक्शंस और जो हैबिट्स उनके गेम को अल्टीमेटली हैम्पर कर रहे थे, उन हैबिट्स को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करना शुरू करा। और इस पॉइंट पर हम क्रिकेट फैंस ने कुछ ऐसा विटनेस करा जो इंडियन क्रिकेट में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हर मैच के साथ ही हम एक और अग्रेसिव और फोकस्ड विराट कोहली को देख रहे थे। ऐसे विराट कोहली जो टीम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते थे और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में से टीम को जीत की तरफ निकाल कर ले जाते थे। और फिर तो एक ऐसा भी पॉइंट आया जहां पे टीम में सीनियर प्लेयर्स वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर थे, लेकिन फिर भी फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड विराट कोहली की परफॉर्मेंस को देखने के लिए रहते थे। हर कोई देखना चाहता था कि विराट कोहली की अगली मूव क्या होगी। और अगले 2 सालों में हमने जो देखा वो वाकई अमेजिंग था। अगले 2 सालों में विराट कोहली पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर चुके थे। उन्होंने 2014 के एंड तक 5 टेस्ट सेंचुरीज लगाई और साथ ही ओडीआई में तो इस बीच उन्होंने 10 सेंचुरीज लगा दी थी। 10। इसी बीच इंडियन टीम का वो ट्रांजिशन फेज भी हुआ जहां पुराने प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ली और रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार जैसे यंगस्टर्स टीम के मजबूत पिलर्स बने। यहीं पर आया 2014 का ऑस्ट्रेलिया टूर, जहां पर इंडियन टीम एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया गई। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज जीत ली, लेकिन इस बार 4 मैचेस में से 2 मैचेस ड्रॉ हुए और 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते। लेकिन जो सबसे अनोखी चीज इस सीरीज में हमें देखने को मिली वो थी विराट कोहली की परफॉर्मेंस। 4 टेस्ट मैचेस में 4 सेंचुरीज। इनफैक्ट पहले टेस्ट की तो दोनों इनिंग्स में विराट कोहली ने सेंचुरीज लगाई थी। इसी सीरीज में पहली बार विराट कोहली टेस्ट कैप्टनसी भी कर रहे थे और इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में एमएस धोनी ने अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। 2011 के उस विराट कोहली में और 2014 के इस विराट कोहली में जमीन आसमान का डिफरेंस था। एक वक्त पर वो चबी बैट्समैन होने से आज बिल्कुल फिट एथलेटिक लीडर तक का सफर तय करा था विराट कोहली ने, और इसी लीडर ने पूरी टीम को ही और ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ज्यादा अटैकिंग बना दिया था। इस सीरीज के बाद ही विराट कोहली का कैप्टनसी एरा शुरू होता है और यहीं से इंडियन टीम एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन पकड़ लेती है। और इस बीच कोहली ना जाने कितने ही रिकॉर्ड्स बनाते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विराट कोहली के करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स वो 2011 से 2014 वाले ही थे, क्योंकि वहीं पर हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है जिसने विराट कोहली को दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनाया था। वैसे तो विराट का पूरा करियर ही एक क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया जैसा है, जिसके बारे में जितनी बातें करो उतना कम है। लेकिन इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं विराट कोहली के इसके बाद के करियर के बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियोस तो और ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली हैं। बाय बाय।